नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज तक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एफडीआई और महंगाई को लेकर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। ममता बनर्जी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 72 घंटों के अंदर दोनों फैसले वापस ले लिए जाएं। ममता की पार्टी कल से सड़कों पर उतरेगी और परसों मीटिंग करेगी। ममता ने 72 घंटे की डेडलाइन दी है। एफडीआई पर अपना फैसला वापस लेने की मांग ममता बनर्जी ने कर दी और साथ ही साथ डीजल पर भी 18 सितंबर को टीएमसी की बैठक होगी और उस बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि केंद्र सरकार को समर्थन दिया जाए या नहीं। तो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को 72 घंटे की डेडलाइन के साथ साथ साफ तौर पर दे दी है धमकी। जो मीटिंग होगी परसों, इसी बैठक में यह फैसला होगा कि सरकार समर्थन पा पाएगी टीएमसी का या नहीं, या सरकार के पास फैसला होगा या नहीं। टीएमसी ने सरकार के कदम को आम आदमी के खिलाफ बता दिया है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि कल से उनकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और परसों टीएमसी की बैठक में फैसला होगा कि मनमोहन सरकार को समर्थन दिया जाए या नहीं, या समर्थन वापस ले लिया जाए। अगर परसों तक सरकार ने एफडीआई का फैसला नहीं बदला तो ममता बनर्जी अपना समर्थन वापस लेंगी या नहीं, इस पर कम से कम उनकी पार्टी की बैठक होगी, क्योंकि ममता बनर्जी आमतौर पर इस तरह के कदम उठाती रहती हैं। वो सरकार को अल्टीमेटम देती हैं, सरकार को भला बुरा कहती हैं, लेकिन जहां तक समर्थन वापस लेने की बात है, ममता बनर्जी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। डेडलाइन वो कई बार दे चुकी है और इस बार उनकी डेडलाइन है 72 घंटों की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव ने भी देश में विदेशी किराना दुकानों को मंजूरी देने पर अपनी ताल ठोक दी है। महंगाई को लेकर पहले से ही नाराज मुलायम सिंह यादव ने एफडीआई का फैसला वापस लेने की मांग कर दी है। मुलायम सिंह यादव भी ममता बनर्जी के साथ आ खड़े हुए हैं सरकार के खिलाफ। तो टीएमसी ने साफ तौर पर सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहना है टीएमसी का, सुनिए। We are against any kind of price hike in diesel and gas cylinder which will hit the interest of the common peoples and the farmers. Number one. Number two, that today I am not in the cabinet. I have already intimated them that I will not be able to attend the cabinet meeting. Just few minutes back we came to know that they have cleared the retail in multi-brand. Just I come to know. It is, as a general secretary of the party, it is my instant reaction that Trinamool Congress is opposing any kind of introduction of FDI in the retail sector. We will abide by that. We will register our protest. We will fight against that. टीएमसी ने साफ तौर पर 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है और परसों बैठक में समर्थन वापसी पर फैसला भी होगा। अगर मान लीजिए कि टीएमसी सरकार से समर्थन वापस ले लेती है तो क्या सरकार गिर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार नहीं गिराएगी। हम आपको आंकड़ों का खेल समझाते हैं। 272 जरूरी है यहां पर और यूपीए को समर्थन 317, यानी कि यूपीए 270 है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी 21, आरजेडी 4 और समाजवादी पार्टी 22 लोकसभा सदस्य। इनके कुल मिलाकर जरूरी बहुमत के लिए 272 और समर्थन यहां पर 317 का है। ये देखिए नीला कलर जो आप देख रहे हैं, ये यूपीए का है, जिसमें बीएसपी, आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव शामिल हैं। और इसमें हम अगर हटा भी दें ममता बनर्जी को तो कोई खतरा यहां पर नहीं होगा। टीएमसी 19 को अगर माइनस कर देते हैं तो ये स्थिति यहां पर बनती है। जरूरी बहुमत जो 272 का आंकड़ा है वो 272 रहता है। एक बार फिर से यहां पर देखिए 270 यूपीए, कुल सब मिलाकर बहुजन समाज पार्टी 21, आरजेडी 4। यहां पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी को आप माइनस कर दीजिए 19। मतलब यह हुआ कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास ममता बनर्जी से अलग भी पूरा बहुमत है और अगर ममता बनर्जी समर्थन वापस भी लेती हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, सरकार नहीं गिरेगी। उधर सरकार ने यह माना है कि एफडीआई और महंगाई के मुद्दे पर सभी सहयोगी सहमत नहीं हैं, लेकिन सरकार को साथियों से मदद की उम्मीद जरूर है। रिटेल और एविएशन में विदेशी निवेश को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि
देश हित में लिया गया ये फैसला है, इससे देश में तरक्की होगी, एफडीआई से नौकरियां बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था को फायदा होने की बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की है। मनमोहन सिंह ने ट्वीट किया है और जिसके जरिए उन्होंने अपनी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। हालांकि ये जरूर माना है मनमोहन सिंह ने कि उनके साथी उनके फैसले पर उनके साथ नहीं है। तो ये मनमोहन सिंह का फैसला की बात ट्वीट की हुई, लेकिन ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव उनके फैसलों के खिलाफ हैं। तो सरकार ने कई क्षेत्रों में एफडीआई लागू करने का एक बड़ा फैसला किया है। आज अब से कुछ देर पहले शाम को यह फैसला हुआ। हालांकि सरकार में शामिल और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही पार्टियां इसका जमकर विरोध कर रही हैं, खासतौर से एफडीआई का। लेकिन इन साथियों की नई धमकियों में कितना दम है, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर नजरें ममता बनर्जी के उस अल्टीमेटम पर टिकी हुई हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को 72 घंटों का वक्त दिया है। क्योंकि ममता बनर्जी, जैसा कि हमने पहले कहा, इससे पहले भी सरकार को इस तरह के अल्टीमेटम देती रही है। ममता को हर बार सरकार मना लेती है, सरकार उसमें कामयाब होती है। देश के लोग परेशानी में हैं। एक झटके से उबरे नहीं कि कीमतों में बढ़ोतरी का दूसरा झटका जीना मुश्किल कर रहा है। और अब सरकार ने भारत में एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की पहेली पेश कर लोगों की उलझन को और बढ़ा दिया है। हैरानी देखिए कि इसी देश में जहां जनता त्राहिमाम कर रही है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार के साथ हैं और सरकार की कीमतों में इजाफे के फैसले का या तो स्वागत कर रहे हैं या फिर अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये अलग बात है कि हर बार उनकी धमकी अब तक खोखली ही साबित हुई है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, इनकी पार्टी केंद्र में सरकार में शामिल होकर सरकार का साथ दे रही है। रिटेल में एफडीआई लागू करने के फैसले के खिलाफ उन्होंने दे दिया है केंद्र सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम। दे दी है चेतावनी कि अगर सरकार ने एफडीआई लागू करने का फैसला वापस नहीं लिया तो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। तृणमूल कांग्रेस इज अपोजिंग any kind of introduction of FDI in the retail sector. We will abide by that. We will register our protest. We will fight against that. 15 सितंबर को दिल्ली में सरकार की बैठक है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के मंत्री मुकुल रॉय इसमें शामिल नहीं होंगे। इससे पहले डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के बाद भी ममता सरकार से नाराज होने की बात कह रही थी। लेकिन ममता के अल्टीमेटम में कितना दम है, अब हर किसी की निगाह इस पर टिकी है। शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष और केंद्रीय तो ममता बनर्जी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम जरूर दिया है, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि ममता बनर्जी क्या सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगी, क्योंकि वो ये पहली बार नहीं है, कई बार सरकार के फैसलों का विरोध करती रही हैं, अल्टीमेटम देती रही हैं और उसके बाद भी वो सरकार के साथ बनी रहती है। महंगाई के खिलाफ मचे भारी बवाल के बीच आज सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने किराना में विदेशी निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है। अपनी सहयोगी तृणमूल की गैर मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक में मल्टी ब्रांड किराना स्टोर्स में 51% विदेशी निवेश को हरी झंडी दे दी गई है। एविएशन में भी 49% एफडीआई मंजूर कर ली गई है और सरकार ने कहा है कि इस फैसले से विकास की रफ्तार गति पकड़ेगी। तमाम विरोध के बावजूद और तमाम अटकलों के बाद शुक्रवार की शाम सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया। केंद्र सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का रास्ता साफ कर दिया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई को मंजूरी दे दी। हालांकि सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें इसे अपने यहां लागू करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने बताया कि मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में कुछ शर्तों के साथ एफडीआई को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी पर गौर करें तो पहले सामान विदेशों में बनते और यहां पर बेचे जाते थे, लेकिन अब विदेशी कंपनियों को देश में ही सामान बनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों को 30% खरीदारी भी यही करनी पड़ेगी। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को सरकार की मंजूरी का मतलब है कि विदेशी किराना का रास्ता देश में साफ हो गया है। यानी अब कोई भी विदेशी कंपनी, मसलन वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भारत में अपना शोरूम खोल सकती हैं, वो भी 51% हिस्सेदारी के साथ, यानी कि अपने मालिकाना हक के साथ।
वाणिज्य मंत्री का कहना है कि ये फैसला लेते हुए देश के जरूरतमंद वर्ग का ख्याल रखा गया है। जो हमारे समाज का हिस्सा है, किसान से लेकर उपभोक्ता तक, छोटे उद्योग, सबकी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखा गया है। भारत देश के अंदर 8,000 महानगर और नगर हैं। उन 8,000 में केवल 53 की आबादी 1,10,00,000 के ऊपर है। छोटे राज्यों को देश की नीति निर्माण से बाहर न रखा जाए या उसके लाभ से, उसके लिए उनका अधिकार का भी सम्मान किया गया। इसी तरह सरकार ने एविएशन सेक्टर में भी एफडीआई को हरी झंडी दिखा दी है। घरेलू एयरलाइंस में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है, यानी विदेशी एयरलाइंस कंपनियां अब देश में निवेश कर सकेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा है कि एविएशन सेक्टर को नए फैसले से तरक्की मिलेगी। वी होप इस सेक्टर में थोड़ी ताकत और आएगी। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उस पर भी फर्क पड़ेगा, और जो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है, जो उनके मैनेजरियल एक्सपर्टीज है, जो उनके पास रूट्स हैं, तो जो हम चाहते हैं इंडिया एक हब बने एविएशन का, उसमें भी मदद मिलेगी। इसी के साथ ही 3 पीएसयू में भी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने सूचना प्रसारण में भी विदेशी निवेश को हरी झंडी दिखा दी, जबकि पावर सेक्टर में भी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने ऐसे वक्त में ये फैसले लिए हैं जबकि देश बड़ी सियासी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। जाहिर है आने वाले दिन अहम होंगे। पहले डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी और उसके बाद रिटेल में एफडीआई को मंजूरी देकर सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी चाल सुस्त नहीं पड़ी है और वो पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार नहीं है। लेकिन सरकार की तेज चाल कितने दिनों तक और कैसे चल पाती है, ये काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा उसके सहयोगी इन फैसलों को कैसे लेते हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। हम सरकार के उन सहयोगियों की भी बात करेंगे जो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन सरकार ने राज्यों पर यह फैसला खुद लेने के लिए छोड़ दिया है। देखिए कौन से पक्ष में है एफडीआई के। महाराष्ट्र यानी कि एनसीपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और असम में भी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ये लोग पक्ष में हैं। ये सब एफडीआई को मंजूरी सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, और जम्मू कश्मीर में भी। तो इसी वजह से ये सब लोग एफडीआई के पक्ष में हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि एफडीआई के पक्ष में कौन नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक ये भी फैसला किया है कि राज्य चाहें तो वो एफडीआई को अपने वहां आने दे, चाहे तो ना आने दे, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। ये राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये पक्ष में है, और बाकी बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जाहिर सी बात है वो इसके विपक्ष में है। लेकिन यहां पर मुलायम सिंह यादव यानी कि उत्तर प्रदेश और ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल भी इसके पक्ष में नहीं, जो कि सरकार के सहयोगी हैं। तो सरकार के सहयोगी इस फैसले से खुश नहीं हैं, और साफ तौर पर एनसीपी ने यह कहा है कि यह फैसला जो है वो सरकार को मजबूरी में लेना पड़ा है। हालांकि एनसीपी ने इस फैसले का समर्थन भी किया है। यह कहा है कि सरकार मजबूर थी, यह फैसला जरूरी हो गया था। क्या कुछ कहा तारिक अनवर ने, सुनिए। संसद का सत्र हंगामे में गुजर गया। इसके बाद एक नई मुसीबतें आ गई, और मुसीबतें नहीं आई तो सरकार ने खुद ऐसे फैसले लिए जिन पर लोगों का चौंकना, गुस्सा होना लाजमी है। सरकार ने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसको मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इस पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर साहब से। अनवर साहब, इस फैसले को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत दिन से ड्यू था ये, और कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका फैसला लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसका विरोध हो रहा था, और पार्लियामेंट के अंदर भी जो विपक्ष थे उन्होंने विरोध किया। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो जो विकास की गति है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि हमको रिटेल में और सिविल एविएशन में हम लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना चाहिए। तारिक अनवर एनसीपी के नेता ने एफडीआई के इस फैसले का स्वागत किया है, और वो इसके पक्ष में भी है। हालांकि उन्होंने जो दाम बढ़े थे डीजल के, उसके लिए सरकार को मजबूर बताया था। लेकिन हम आपको यहां पर बताएं कि आखिर ऐसे कौन कौन से वो राज्य हैं जो विरोध में हैं एफडीआई के। गुजरात, बिहार में नीतीश कुमार है, गुजरात में नरेंद्र मोदी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, और इसी तरह तमिलनाडु में भी बीजेपी के सहयोगी जयललिता है, और पंजाब में
शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी है। तो ये वो राज्य हैं जो विरोध में हैं। तो एफडीआई के विरोध में बीजेपी शासित ज्यादातर राज्य और कुछ और उनके सहयोगी। लेकिन बीजेपी को यह लग रहा है कि सरकार ने देश के साथ धोखा किया है। रिटेल में एफडीआई से छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। रविशंकर प्रसाद यही कहते हैं। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का फैसला कैबिनेट ने ले लिया है। क्या कहना है मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का? हमारे साथ हैं राज्यसभा में पार्टी के उपनेता रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी, फैसले पर क्या कहना है? भ्रष्टाचार से घिरी सरकार, आम जनता को परेशान करने वाली सरकार, उसने आम जनता को एक और दर्द देने का काम किया है। ये जो एफडीआई रिटेल में आया है, इससे छोटे छोटे दुकानदार करोड़ों की संख्या में जो उस पर निर्भर करते हैं, ये सब परेशानी में पड़ेंगे। विदेश के दबाव में किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मजे की बात है कि इस सरकार के सारे सहयोगी भी इसका विरोध कर रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं अधिकांश। इसके बावजूद ऐसा किया गया है तो आम जो लोग छोटे छोटे खुदरा व्यापार में लगे हुए हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, लगभग 5 करोड़ लोग इस पर निर्भर करते हैं, उन सबों को इससे बहुत ही परेशानी होने वाली है। रविशंकर प्रसाद का साफ तौर पर यह कहना है कि छोटे व्यापारियों को एफडीआई के आने से काफी नुकसान होगा। मतलब यह हुआ कि रिटेल में एफडीआई का फैसला हुआ तो सवाल उठने लगे कि आखिर इससे होगा क्या? बाजार बदलेगा? आखिर बाजार बदलेगा तो उसकी सूरत कैसी होगी? ये बदलाव ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं? लोगों को इससे फायदा होगा या नुकसान? ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन उससे पहले बाजार के फायदे और नुकसान पर बहस शुरू हो चुकी है। विदेशी किराना से बदलेगा बाजार, ग्राहकों के लिए मौकों की भरमार। विदेशी जाल में फंसेगा देसी बाजार, क्या होगा रिटेल में एफडीआई का असर? सरकार ने तो फैसला ले लिया, लेकिन इस फैसले के साथ खड़े हो गए हैं कई सवाल। ऐसे सवाल जो आम लोगों के लिए कौतूहल बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर खुदरा बाजार में विदेशी निवेश के आने से देश के बाजार की सूरत संवरेगी या फिर बिगड़ेगी? बाजार में इस फैसले के बाद से ही हजारों तरह की बातें शुरू हो गई हैं। कोई रिटेल एफडीआई के हक में बोल रहा है तो कोई इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है। सबसे पहले उनकी दलील सुन लेते हैं जो रिटेल एफडीआई के हक में बोल रहे हैं। बाजार बड़ा होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और फायदा ग्राहकों का होगा। कीमतों में कमी आएगी। बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण सामानों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। खुदरा बाजार में ज्यादा निवेश होने से खरीदारी करना आसान भी होगा और मनोरंजक भी। ग्राहकों के पास खरीदारी करने के लिए ज्यादा विकल्प भी रहेंगे। किसानों को भी एफडीआई से फायदा ही होगा। वो बिना बिचौलियों के सीधे दुकानदार को अपना सामान बेचेंगे और ज्यादा कमाएंगे। रिटेल में एफडीआई के आने से रखरखाव और कोल्ड स्टोरेज भी ठीक किया जा सकेगा। बहुत आवश्यक था। अगर इकोनॉमिक एंगल से देखें तो ये इस समय बिल्कुल आवश्यक था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। हालांकि अर्थशास्त्र के कुछ जानकार रिटेल एफडीआई को देश और आम जनता के हित में ही मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के इस फैसले को मुसीबतों का पिटारा कहते हैं। इन लोगों की माने तो शुरू में तो कीमतें कम होंगी, लेकिन आने वाले समय में उनके शिकंजे में बाजार आ जाएगा और वो अपने हिसाब से कीमतें निर्धारित करेंगे। इन बड़ी दुकानों से देश भर के लाखों छोटी मोटी दुकानों का हाल बुरा हो जाएगा, जिन पर करीब 4 करोड़ लोगों की जिंदगी बसर होती है। लोगों के पास छोटी छोटी जरूरतों की चीजें घर बैठे मंगवाने का विकल्प खत्म हो जाएगा। आज रिश्तों के आधार पर कई जगह उधार की भी खरीदारी हो जाती है, तब ये विकल्प खत्म हो जाएगा। शुरू में किसानों को भी फायदा हो सकता है, लेकिन बाजार पर अधिकार करने के बाद मल्टीनेशनल ब्रांड अपने हिसाब से ही किसानों का शोषण करेंगे। क्योंकि सरकार का ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, जिसमें देश के व्यापारी वर्ग की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई है। मल्टीनेशनल कंपनीज का जो बिजनेस करने का स्टाइल है, वो लागत से भी कम कीमत पर माल बेच करके और कंपटीशन को खत्म करते हैं और उसके बाद वो मोनोपोली बना करके मुंह मांगे दामों पर अपने सामान को बेचते हैं। तो सीधे तौर पर इसका असर न केवल व्यापारियों पर बल्कि किसानों पर, मजदूरों पर, हॉकर्स पर, ट्रांसपोर्टर्स पर और रिटेल व्यापार से जुड़े सभी वर्गों पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। विशेष फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि ये रिफॉर्म के नाम पर ये स्टेप लिए जा रहे हैं और जो आंतरिक जो व्यवस्था है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और घोटालों की तरफ से
ध्यान बटाने के लिए पब्लिक का ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर देश में जितने भी हमारे प्रोडक्शन है अगर इनको बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे महंगाई काफी कम हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आज ये व्यवस्था बनाई जा रही है ये आम जनता पर एक बहुत बड़ा एक बोझ है। जाहिर है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि रिटेल में एफडीआई से लोगों का फायदा होगा या नुकसान। फिलहाल तो जनता इसी आस में बैठी है कि न जाने कैसा होगा बदला हुआ बाजार। आज तक ब्यूरो। ये तो अब तय हो चुका है कि देश में विदेशी निवेश होगा और वो भी रिटेल सेक्टर में, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कई पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। लेकिन अब हम आपको बताएं कि कल एक कड़ा फैसला लिया सरकार ने। आखिर कब तक देश की जनता को सरकार महंगाई के बोझ तले दबाती रहेगी? आखिर कब तक लोग हर दिन बढ़ी हुई कीमतों से जूझते रहेंगे? हाय हाय ये महंगाई, जहाँ देखो यही गूंज यही शोर सुनाई दे रहा है। हर गली हर शहर में जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है। इनका गुस्सा वाजिब भी है। आखिर इन्हें हर साल हर महीने सरकार की ओर से महंगाई की सौगात जो मिल रही है। डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी के बाद आज तक ने देश के हर कोने से जायजा लिया आम लोगों की तकलीफों का। राजधानी दिल्ली के लोग भी बढ़ोतरी से अछूते नहीं है, चाहे वो सब्जी खरीदने वाला खरीदार हो या डीजल कार का इस्तेमाल करने वाला कोई परिवार। मनमोहन सरकार अब महंगा सुर बन गई है, जो आम आदमी की कमर नहीं बल्कि आम आदमी को तोड़ रही है। इनके पास डीजल की कार है और दाम बढ़ जाने पर इनके बजट पे काफी ज्यादा असर हुआ है। जो ये कल रात से हुआ है उससे हमारा बजट कम से कम डेली 100 रुपए का 150 रुपए का डीजल में अंतर पड़ गया। भोपाल में भी लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। सुनिए मध्यवर्ग के एक परिवार की परेशानी को। जो रसोई गैस में 6 सिलेंडर मिलेंगे और उसके बाद जो 7वां सिलेंडर होगा वो 700 रुपए से ऊपर मिलेगा, उससे कितना असर पड़ेगा एक परिवार में? असर तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। जब रसोई गैस महंगी हुई है तो सारी चीजें किचन की महंगी होना है, दालें हुई, तेल हुआ, हर चीज महंगी होना है। गुलाबी नगरी जयपुर के लोग भी सरकार के फैसले से लाल पीले हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने डीजल के दाम में आग लगा दी है और प्रति लीटर 5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। डीजल ऐसा है कि जिसकी वजह से हर चीज का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि आवागमन के जितने साधन हैं या फिर सब्जियों के लाने की जो व्यवस्था है वो डीजल पर निर्भर करता है। अब भी जो आलू गलम जो है 15-16 रुपए किलो है वो 20 रुपए किलो भी पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरब के शहर पटना की जनता भी त्राहिमाम कर रही है, चाहे वो मध्य वर्ग की हो या फिर हाई इनकम ग्रुप की। आम परिवार ही नहीं बल्कि कुछ प्रमुख परिवार भी, जैसे विधायक का परिवार, वो भी प्रभावित है इससे। देखिए महीने में हम लोग को 2-3 सिलेंडर खर्च होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड विधायक हैं और क्षेत्र से जनता आते रहती है, उन लोगों का चाय नाश्ता वगैरह करके देना पड़ता है। उत्तर का शहर चंडीगढ़ भी डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी से परेशान है, खासकर वहां के किसान। डीजल कहीं ना कहीं हर आदमी की जिंदगी से बहुत बेहद तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ किसान हैं, इनसे बात करते हैं कि डीजल की एक किसान और एक आम आदमी के परिवार में कितनी अहमियत है, किस तरीके से है। तो हमारा 25,000 रुपए अगर आमदन आती थी एक खेत में और उस पे 4,000 का डीजल लगता था, अब 5 रुपए और बढ़ा दिया है, तो वो जो 4 पैसे बचते थे वो तो अब डीजल में लग जाएंगे। तो हम तो वही है कि फसल को तो हम और बढ़ाएंगे।